नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में। बहुत ही बारीकी से हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए सेकंड सेमेस्टर में शामिल आपका जो पाठ्यक्रम है मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी। यहाँ से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पिछले कई वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। उन सभी प्रश्नों को मैंने देखा, प्रश्न पत्रों को पढ़ा, उसके बाद में मैंने यह मॉडल पेपर सेट किया है। महामैराथन क्लास कह सकते हैं इसको, चूंकि इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर होंगे आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे और संपूर्ण सिलेबस को कवर करने वाले होंगे, यानी सभी सिलेबस को कवर करने वाले महामैराथन संपूर्ण क्लास 2026-27 की, जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी टाइप के प्रश्नों के उत्तर को मैं लिखने की शैली बताऊंगा, कैसे लिखना, सब कुछ बताने का प्रयास रहेगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। बीए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी में आपको मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ना पड़ता है। 2026-27 का यह मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके लिखित परीक्षा में पूछे जाते हैं। वैसे अधिकतर विश्वविद्यालय आपकी बार परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव करवाने के मूड में है, लेकिन मैं आपको लिखित भी करवा दूंगा, ताकि अगर कोई विश्वविद्यालय लिखित भी करवाता है तो लिखित भी आप तैयार कर ले। और ऑब्जेक्टिव तो मैंने 2-3 करवा ही रखा है। को करिकुलर मास्टर हमारा एक दूसरा चैनल है, वहां पर भी मैंने करवाया हुआ, तो ये चैनल का नाम है को करिकुलर मास्टर। यहाँ पर भी आपको जियोग्राफी के लेक्चर्स मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं ये भी आप ही का चैनल है। दोनों चैनल पर आपको बढ़िया तैयारी करवाई जाती है। को करिकुलर मास्टर चैनल पर केवल को करिकुलर की बढ़िया तरीके से तैयारी होती थी पहले, लेकिन अब इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षाओं की तैयारी है बहुत ही धाकड़ अंदाज में आपकी होगी। विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर जो होगा, उनके आंसर की सॉल्यूशन जो होगा, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेटर है, ठीक है। चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के। पहले हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, उनके उत्तर कैसे लिखना है, फिर लघुत्तरीय प्रश्न, फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? एम ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल का उद्देश्य कैसे लिखेंगे? ह्यूमन जियोग्राफी का क्या उद्देश्य रहा है? देखिए लिखेंगे बाबू, मानव भूगोल का उद्देश्य हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर मानवीय समूहों और उनके प्राकृतिक वातावरण यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट का अध्ययन करना। और मानवीय समूह को जो उसका प्राकृतिक वातावरण है वो प्रभावित करता है, और दोनों के बीच में एक जटिल संबंध पाया जाता है, मनुष्य के समूह और उसके वातावरण, जो कि वातावरण मनुष्य को प्रभावित करता है और मनुष्य वातावरण को प्रभावित करता है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। और इसी को लेकर के पूरा का पूरा जो एक मानव भूगोल टिका हुआ है, ये मनुष्य की जो प्राकृतिक वातावरण है और मनुष्य का जो समूह है, क्योंकि मनुष्य जो है अस्थिर है, पृथ्वी अस्थिर है, मनुष्य का जो विचार है वो भी स्थिर नहीं है, अस्थिर ही है, परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील मनुष्य का जो एक प्रकार से बिहेवियर होता है और अस्थिर पृथ्वी है, यहाँ पर भी सब कुछ बदलता रहता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी का अध्ययन बेसिकली मानव भूगोल में प्राकृतिक की प्रकृति और मनुष्य के बीच जो संबंध है, तारतम्यता है, उसी को बैठाने का प्रयास मानव भूगोल करता रहता है। तो लिखा है कि मानवीय समूहों और उनके प्राकृतिक वातावरण के बीच जटिल संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य होता है। यह समझने का प्रयास करता है मानव भूगोल कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि इंटेलिजेंस या अपनी टेक्नोलॉजी यानी अपनी तकनीकी के दम पर, अपनी बुद्धि के दम पर मनुष्य ने प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बैठाया है। इसी सामंजस्य बैठाने का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल होता है, और इसको हम बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत आप देखेंगे क्या होता है, मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपनी तकनीकी के दम पर प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठाया है। जैसे कि गर्मी होती है तो हम एसी लगा करके ठंडक का मौसम का आनंद लेते हैं, ठंडी होती है तो हम अपनी बुद्धि के दम पर बढ़िया से जो क्या आता है, ब्लोअर आता है, उसको चला लेते हैं, बढ़िया गरम गरम हवा फेंकता है वो, या आग जला करके बढ़िया से हम जो है हाथ सेक लेते हैं। तो ये सब मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके नाना प्रकार की गतिविधि कर ली है।
एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पानी के रास्ते, वायु के रास्ते और स्थल के रास्ते, तमाम सारे जो है हमने खोज रखे हैं। तो यही सब चीजें इसमें होता है। अच्छा, मानव भूगोल का लक्ष्य अगर बात की जाए तो इसका लक्ष्य यह बताना है कि विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या कितनी बसी हुई है और कैसी बसी हुई है। जनसंख्या सघन बसी है कि विरल बसी है, ये सब भी अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही साथ बस्तियां मनुष्य की कैसी है, जैसे नगर में है, अधिवास कैसा है, जहां पर मनुष्य रहता है वो किस तरीके से रहता है, उसका जो आर्थिक जीवन है किस तरीके से व्यतीत होता है, ये सब चीजें इसमें शामिल होता है। आदिम समाज का मनुष्य कैसा था, अब का मनुष्य कैसा है, इन सभी चीजों को आप इसमें पढ़ते हैं। बस्तियां कैसे कैसे लोग रहते हैं, और आर्थिक क्रियाएं जो मनुष्य करता है अपने जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है, या रुपया पैसा कमाने के लिए, वो सब चीजें मनुष्य के भूगोल के अंतर्गत, मतलब मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाती है। अलग अलग क्यों है ये सब चीजें, क्योंकि जनसंख्या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, कहीं पर ज्यादा जनसंख्या, जैसे मैदानी भागों में नदियों के किनारे जनसंख्या ज्यादा रहती है, पर्वतों पर पहाड़ों पर जनसंख्या बिखरी हुई रहती, कम आपको दिखती है। ऐसे ही तमाम प्रकार के और इलाकों में जनसंख्या ज्यादा कम क्यों है, कहीं पर शहर में आबादी बसी हुई बस्ती है, कहीं पर गंवई बस्ती है, कहीं पर कस्बाई बस्ती है, तो वो क्यों बसी हुई है, ठीक है। और आर्थिक क्रियाएं मनुष्य अलग अलग स्थानों पर अलग अलग करते हैं, जैसे कि गांव के लोग प्रायः प्राथमिक क्रियाएं करते हैं। प्राथमिक क्रियाओं का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि वो पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं, खनन करते हैं, या फिर वो जंगल से लकड़ी काटते हैं, तो ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं। उद्योग वगैरह द्वितीयक में आ जाते हैं, फिर उसके बाद संचार वगैरह, यातायात वगैरह तृतीयक में आ जाते हैं। चतुर्थक क्रियाओं में आपका आ जाता है, जैसे कि आप जो है रिसर्च वगैरह करते हैं बढ़िया से, तो ये सब चीजें। तो यही जनसंख्या, बस्तियां और आर्थिक क्रियाएं अलग अलग क्यों है, इसका अध्ययन जो होता है विश्व के विभिन्न भागों में जो चीजें बदलाव दिखता है, ये सब भी मानव भूगोल देखता है। उदाहरण के रूप में यह अध्ययन करना, करना कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन मैदानी क्षेत्रों के लोगों से किस प्रकार से अलग है और क्यों अलग है, इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आप कर सकते हो। तो मानव भूगोल का अध्ययन का उद्देश्य आपको मैंने स्पष्ट कर दिया। हालांकि इन शब्दों को आपको 50 शब्दों में ही लिखना होता है, लेकिन मैं इसको और बारीकी के साथ बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा लंबा मैंने लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न है पार्थिव एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टेरिटोरियल यूनिटी। पार्थिव, पार्थिव समझते हैं, पार्थिव माने जैसे कि पृथ्वी पर आप देखते हैं, ये पृथ्वी है मान लेते हैं, ये पृथ्वी, तो पृथ्वी पर एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, हिमालय जैसे 8-9 हजार किलोमीटर जो है, मतलब कि 8,000, मतलब 8,848 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ऐसे बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं, जैसे मेरियाना ट्रंच होगा 11,033 मीटर गहरा है गड्ढा, यानी 11 किलोमीटर कम से कम गहरा है, ठीक है। तो ये गहराई, ये ऊंचाई, ये इस तरीके से पठारी भाग, इस तरीके से पृथ्वी पर तमाम प्रकार के मैदान, कंकड़ पत्थर, इस तरीके तमाम जो है उच्चा बच्चा है, ठीक है। कहीं पर ऊंचा, कहीं पर खाला, कहीं पर गड्ढा, कहीं पर मैदान, कहीं पर नदियां बह रही, तो ये सब आपस में भले ही ऊपर से देखने में अलग अलग आपको दिखाई पड़ती है दोस्तों, लेकिन अगर इसकी तह में जाए, नीचे जाए, नीचे सबका धरातल एक ही है, यानी कि ये सब एक ही धरातल से, एक ही पिंड से जुड़े हुए हैं, एक ही स्थलखंड से पूरा का पूरा पृथ्वी जो है वो जुड़ी हुई है। भले ही इस पर महासागर, नदियां, झील, तालाब, गांव, शहर, तमाम चीजें आपको दिख रही हैं, ये सब बस केवल ऊपरी दिखावा मात्र है, बाकी सब दोस्तों क्या है, बाकी सब अंदर से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। इसी को बोलते हैं पार्थिव एकता। पार्थिव यानी ऊपर का जो जितना भी चीजें हैं, एकता यानी अंदर से सब इकट्ठा जुड़े हुए हैं, पार्थिव एकता यही होती है। आपको मैंने सरल भाषा में समझाया। अगर मजा आया हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और को करिकुलर मास्टर चैनल को और शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पार्थिव एकता का सिद्धांत यह बताता है दोस्तों कि पृथ्वी के सभी भौगोलिक कारक, जैसे कि जलवायु हो गया, ठीक है, क्लाइमेट, मिट्टी हो गया, वनस्पति है, मानव है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रेक्लब और विडाल डी लाब्लास ने इसे महत्वपूर्ण माना, और उनके अनुसार पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थान की जलवायु बदलती है तो वहां की वनस्पति और वहां रहने वाले मनुष्यों का खान पान भी बदल जाता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो मैंने जो आपको शुरुआत में समझाया, पार्थिव एकता बेसिकली वही होता है।
आप बना करके बढ़िया से लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है जनाधिक्य की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जनाधिक्य की संकल्पना को दिया माल्थस ने, ठीक है, माल्थस साहब ने इसको दिया है। तो जनाधिक्य मतलब क्या होता है कि जनता ज्यादा हो जाए, जनसंख्या ज्यादा हो जाए, उत्पत्ति के साधन या उपभोग के साधन कमी रह जाए, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन वह स्थिति होती है दोस्तों जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या वहां उपलब्ध संसाधनों जैसे कि भोजन जितना है उससे ज्यादा हो जाए, जनसंख्या जितना पानी है उससे ज्यादा जनसंख्या हो जाए, पानी जितना लोगों को, जैसे हमारे 10 लीटर पानी है, 10 लोग 1-1 लीटर पानी पियेंगे, अब यहाँ पर 15 लोग हो जाए तो पानी की कमी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जनाधिक्य हो जाएगा। जमीन कम है, लोग ज्यादा है रहने के लिए, तो जब जो है जनसंख्या वहां उपलब्ध संसाधनों भोजन पानी जमीन की तुलना में जनसंख्या बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, तो उसी को जनाधिक्य कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय घट जाती है, यानी प्रति कैपिटा इनकम घट जाती है, गरीबी फैल जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है और जीवन स्तर गिर जाता है। भारत में आज कंडीशन कुछ इसी प्रकार से है। भारत में गरीबी एकदम से अपने चरम पर है। भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हाई जनसंख्या, दुनिया की सबसे विशाल जनसंख्या भारत के पास है। दुनिया का मात्र 2.5% ही क्षेत्रफल भारत के पास है और लगभग में 17.5% लोग, दुनिया के 100 लोगों में से कम 18 लोग मानकर चले नए डाटा के अनुसार, कम से कम 100 लोगों में से दुनिया में, अगर 100 लोग कहीं पर दुनिया में हैं तो 18 लोग वहां में, उसमें से भारत की जनसंख्या मतलब भारत के ही लोग हैं। अब आप सोचो, तो भारतीय जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में उत्पत्ति के साधन ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। आप वहीं कनाडा में देख लीजिए, आप वहीं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, जमीन जायदाद ज्यादा है, वहां पर रहने वाले लोगों की कमी, रहने वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, जनसंख्या कम है। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, जनाधिक्य की समस्या, ओवर पॉपुलेशन, लोग भाग भाग करके भारत में आकर के शरण लेते हैं, ये होता है जनाधिक्य, ठीक है। उदाहरण के रूप में यदि किसी गांव में केवल 100 लोगों के लिए अनाज बचा हुआ है लेकिन वहां पर 500 लोग रहने लगे तो वह जनाधिक्य की स्थिति कही जाएगी। ये उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक चीज को समझने से पहले ग्रामीण, अगला क्वेश्चन आपका जो चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, इसके बारे में बताएं। चलिए, इसको समझने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं का, चाहे लिखित टाइप की परीक्षाओं का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, हिस्ट्री का, सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए रखा गया है। 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा दोस्तों। क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप किस सेमेस्टर में है, आप सेकंड सेमेस्टर में है, तो आपके लिए पूरी व्यवस्था मात्र 100 रुपए फीस में करी जाएगी। पूरी व्यवस्था मतलब कि आपको जो है नोट्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स के लिए आपको मिलेगा, जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। वैसे वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं, शुक्ला एडी पॉइंट पर, को-करिकुलर मास्टर पर, लेकिन पीडीएफ नोट्स आपको नहीं मिलते। हमारे पीडीएफ नोट्स केवल इसी नंबर पर मिलते हैं, तो ये आपका ऑफिशियल नंबर है, केवल इसी नंबर पर आप एसएमएस करें, बाकी किसी नंबर पर एसएमएस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पुराना नंबर था वो बंद हो चुका है, तो उस पर आपको एसएमएस नहीं करना है, ठीक है। तो ये 99 84 039 139 पर आप एसएमएस कीजिएगा व्हाट्सएप पर और आप जुड़ जाइए। एक ऑफर आपके लिए चल रहा है, सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर जो बच्चे जुड़ते हैं एक साथ, उनके लिए उनकी फीस मात्र और मात्र मतलब केवल 150 रुपए फीस में आप पूरा 1 साल तक की फीस हो सकती है आपकी जमा, उसके बाद में आपकी फीस नहीं लगेगी 1 साल तक, ठीक है। 1 साल तक यानी सेकंड सेमेस्टर पूरा थर्ड सेमेस्टर, जब तक आपका पर्चा नहीं हो, पेपर नहीं हो जाता, तब तक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ नोट्स के माध्यम से चीजें आपको मिलती है, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव क्लास की लिंक भी आती रहती है। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ सभी का मैं नोट्स दूंगा। साथ ही साथ में एक सब्जेक्ट आपका जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है आपका को-करिकुलर। इसके लिए, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसके लिए मैंने एक स्पेशल व्यवस्था की है, इसका 10 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, 10 प्रैक्टिस सेट विथ आंसर शीट, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर ही होता है, आंसर शीट के साथ मैं दूंगा, ठीक है। आंसर शीट के साथ मैं दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं फंसेगा, मतलब कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखें, यानी कि सब कुछ इसी से आ जाएगा। और हो सकता है 2-3 मॉडल पेपर भी अगर आपने देख लिया तो उससे आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, आप कोई किताब या सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एक सब्जेक्ट की किताब खरीदते हैं दोस्तों, कितने रुपए की पड़ती है एक सब्जेक्ट की किताब, कम से कम 100 या 150 रुपए, 150 रुपए मान कर चलो,
आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज किताब खरीदेंगे कम से कम 15 या 45, कितना हो जाएगा? 150 रुपए आपके खर्च, 15 या 45, मतलब 15 पचे 75, 75 ठीक है, 750 रुपए किताब हो जाएगी। सीरीज लेते हैं 60 रुपए की एक आती है 5 सब्जेक्ट की, 56 300 रुपए आपकी सीरीज में लग जा रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचो ये 300 रुपए आपके लग रहे हैं, ये 750 रुपए लग रहे हैं, आपको ये ना लेना पड़े तो इसके लिए व्यवस्था आपके लिए की गई कि आप मात्र और मात्र 150 रुपए फीस अगर जमा करते हैं। आप देखिए एक सेमेस्टर की मैंने बताई है फीस, एक सेमेस्टर की, अगर आप यहीं पर एक सेमेस्टर में 100 रुपए में एक सेमेस्टर का मिल जाएगा पीडीएफ आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का भी मैं दूंगा और लिखित का भी दूंगा, दोनों का आपको दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जैसे कि 2 सेमेस्टर का लेंगे तो केवल 150 रुपए में आपका हो जाएगा, तो ये सबसे बेनिफिट्स वाला ऑफर ये चल रहा है। ये ऑफर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का केवल 100 रुपए फीस, तो ये आपके लिए बेटर है कि वो बेटर है, आप खुद ही चूज कर लीजिए, उसके बाद एसएमएस कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से पढ़िए। बाकी यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री में अवेलेबल हैं, आप उनको भी देखते रहिए। लेकिन अगर आपको जुड़ना है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने, स्पेशल हमसे जुड़ना है, हमसे डायरेक्टली आपको जुड़ना है, तमाम सारे गाइडेंस मिलते रहते हैं, आपको सुविधा बहुत सारी मिलती रहती है, तो हमसे जुड़ेंगे तो आपका बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होगा। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 150 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए में एक सेमेस्टर का और 150 रुपए में 2 सेमेस्टर का, यानी इसका कम से 75 रुपए पड़ेगा एक सेमेस्टर का, अगर आप दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो ये आपका बेनिफिट ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। इतना कम फीस, इतना सस्ती फीस आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। आप मार्केट जाते हैं 100 रुपए 150 रुपए कब खर्च हो जाते हैं, 50-100 रुपए कोई मैटर नहीं करता है, तुरंत आपके समाप्त हो जाते हैं और उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बेटर होगा, आपके लिए तुरंत एसएमएस कीजिए, देर न कीजिए, ठीक है। चलिए, तो जियोग्राफी का बहुत सारा लेक्चर्स आपको मिलेगा, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का कई सारा प्रैक्टिस सेट विथ आंसर शीट, सब कुछ। वैसे आपका ये पीडीएफ है, अभी देखिए पीडीएफ आप आसानी से इसको अपने फोन में लिख उठाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, कितना अच्छा तरीके से आपको कंटेंट दिख रहा है। ये पूरा पीडीएफ ऐसे आपको मिलेगा, सब बढ़िया तरीके से पूरा सरल भाषा में लिख करके इसको समझाया गया है। ये आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक सरल भाषा में उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। चौथा क्वेश्चन आपका जो ग्रामीण अधिवास, यानी गांव में लोग जो है कैसे रहते हैं, पैटर्न कैसा है इनका, आइए समझते हैं। ग्रामीण अधिवास का पैटर्न दोस्तों, ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप से तात्पर्य उन आकारों या डिजाइनों से है जिनमें गांवों के घर बसे होते हैं। ये प्रतिरूप वहां की सड़कों, नदियों या खेतों की आकृति पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि वहां पर सड़क कैसी, सड़क के किनारे जो गांव बसेंगे वो रेखीय प्रतिरूप में बसेंगे, सड़क जैसे सड़क जाएगी वैसे वैसे ये भी रहेंगे, ठीक है। नदियों की बात की, नदियों किनारे भी एक सीधी रेखा में लोग बसते, रेखीय प्रतिरूप रहेगा। खेतों के आसपास बसेंगे तो एक जो है एक कैसे बसेंगे, झील के आसपास तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर बसेंगे, ठीक है। तो उनकी आकृति पर डिपेंड करता है। प्रमुख प्रतिरूप की अगर बात की दोस्तों तो रेखीय प्रतिरूप सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। सड़क के किनारे जो गांव बसते हैं, रेखीय प्रतिरूप से चौराहा आप देखते अपने गांव के आसपास का, सड़क के किनारे किनारे लोग जो है बसे रहते हैं। गांव का जो बाजार होता है उसके सड़क किनारे किनारे लोग बसे रहते हैं। आयताकार जो बसाव होता है गांव का, खेतों के बीच में या खेतों के आसपास जब लोग बसते हैं तो एक आयताकार लोग बसते हैं। इसमें क्या होता है, आयताकार में क्या होता है कि खेतों के चारों ओर मतलब आसपास जो है लोग अपना घर बना करके रहते हैं, ये होता है आयताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार में क्या होता है, जब झील के किनारे चारों ओर घर बसता है तो होता है आपका जो है वृत्ताकार। ये सब गांव का अधिवास का प्रतिरूप है, पैटर्न है रूरल एरिया में रहने का। और तारा प्रतिरूप होता है जिसमें आप देखते हैं तारा प्रतिरूप में इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लोग घर बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से घर बना हुआ है, मतलब कि तारा प्रतिरूप, मतलब यहाँ बसा, यहाँ बसा, यहाँ बसा, ऐसे से इस तरीके से बसा हुआ है। या फिर थोड़ा सा यहाँ पर बसा 2 घर, यहाँ पर 4 घर, यहाँ पर, इस तरीके से आप गांव में देखते होंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे किसी नदी के किनारे बसे हुए घरों की कतार को रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। ये सब चीजें मैंने आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझा दी है। 5वां क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, प्रश्न है आर्थिक विकास की अवस्था, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास की दोस्तों कई अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। प्राचीन काल से लेकर के अब तक की अवस्थाओं को 4-5 भागों में बांटते हैं, 5 चरणों में, ठीक है। आर्थिक विकास की अवस्था सबसे प्रसिद्ध वर्णन जो किया है इसका W रोस्टो साहब ने किया है। रोस्टो एक विद्वान है, उन्होंने आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका विकास 5 चरणों के माध्यम से बताया है, ठीक है। अब विकास के 5 चरणों में पहला है पारंपरिक समाज, यानी पुराने तरीके से जो गतिविधि करते थे और विकास करते थे, प्राचीन। दूसरा है आपका आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, ठीक है। फिर आती है आत्मस्फूर्ति की अवस्था, टेक ऑफ की अवस्था। फिर उसके बाद परिपक्वता की ओर बढ़ता है समाज। फिर उसके बाद में अत्यधिक उपभोग की अवस्था आती है। आजकल की अवस्था जो चल रही है वो ये वाली अवस्था चल रही है। आदि मानव वाली अवस्था ये वाली अवस्था थी, आज की अवस्था ये वाली। इसके बीच में पूरा का पूरा विकास का पैटर्न जो है चलता रहा
और आज हम पहुंच चुके हैं अत्यधिक उपभोग की अवस्था। आपके पास सब कुछ है, खाने पहले रोटी कपड़ा मकान की जरूरत केवल पड़ती थी, पहले केवल खाने के लोग सोचते थे, फिर खाने के बाद में फिर जो है कपड़ा और मकान की लोग सोचने लगे, रहने के लिए घर होना चाहिए, खाने के लिए रोटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में और धीरे धीरे करके आवश्यकताएं मनुष्य की बढ़ती गई और धीरे धीरे विकास होता गया। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा सिद्धांत आगे बढ़ता गया और बहुत सारी चीजें आती गई। ठीक है, अब आ चुका है अत्यधिक उपभोग। अब सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान है, उसके बावजूद भी गर्मी लग रही तो एसी चाहिए, ठंडी लग रही तो ब्लोअर चाहिए चलने के लिए, ठीक है, हीटर चाहिए, ठीक है, ऐसे तमाम सारी चीजें मिलनी चाहिए आपको। तो ये सब अवस्था आजकल की चल रही है। यह बताता है कि कोई देश पिछड़ी अवस्था से विकसित अवस्था तक कैसे पहुंचता है। आर्थिक विकास इसी चीज का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, प्रश्न है आपका 6 नंबर। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आदिम कृषि प्रिमिटिव एग्रीकल्चर इन इक्वेटोरियल रीजन, यानी भूमध्य रेखी, भूमध्य रेखा मतलब क्या होता है दोस्तों, ये पृथ्वी है अपनी, इसके आसपास का जो इलाका ये भूमध्य रेखा इसी को कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखीय प्रदेश। अब यहाँ के आसपास का जो इलाका ये वाला होता है इसी को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। इसके इलाकों में जो आदिम कृषि होती है वो कैसी होती है, आदिम कृषि मतलब पुरानी कृषि, ठीक है। इस कृषि की अगर बात किया ये समझते हैं। देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों जैसे कि अमेजन नदी जो है उसका जो आसपास का इलाका है उसको अमेजन बेसिन कहा जाता है। अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन, कांगो और अमेजन दो नदियां हैं, बड़ी नदियों में से आती हैं। अमेजन नदी जो है दुनिया की सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करने की क्षमता रखने वाली नदी है। यानी इस नदी में अगर आप देखें, अमेजन नदी में बहुत चौड़ी नदी है, इसमें इतना ज्यादा एक प्रकार से जल रहता है जिसका कोई जवाब नहीं। और इसी की वजह से अमेजन के जो जंगल है वहां पर बारिश बहुत अधिक मात्रा में आपको दिखती है। अमेजन के जंगलों से दुनिया का 20% ऑक्सीजन जो होता है वहीं से निकलता है, इसलिए उसको मतलब क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। किसको, अमेजन बेसिन को क्या कहते हैं दोस्तों, अमेजन बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसी वजह से चूंकि दुनिया का 20%, पूरी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अकेले अमेजन बेसिन मतलब अमेजन की जो जंगल है, घने जंगल, उन्हीं से निकलता है। वर्ष भर बारिश होती रहती, बहुत घने जंगल है, हरे भरे जंगल है, ठीक है, तो बहुत घना जंगल है। और कांगो बेसिन में अत्यधिक वर्षा और घने जंगलों के कारण से आदिम जीविका कृषि की जाती है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, आदिम माने पुरानी, जीविका माने केवल खाने पीने के लिए कृषि की जाती है, बेचने के लिए नहीं, ठीक है, बगाती कृषि नहीं होती। इसमें किसान पुराने औजारों का प्रयोग करते हैं, जैसे लकड़ी के हल का प्रयोग करते हैं या कुदाल का उपयोग करते हैं, ठीक है, लकड़ी के हल या कुदाल का हल का उपयोग करके जो है ये लोग जो है खेती करते हैं और बहुत ही आराम से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ मुख्य रूप से ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त हो, उससे अधिक नहीं उगाते हैं। तकनीकी का अभाव है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। प्राकृतिक निर्भरता इसकी मुख्य विशेषता, यानी प्रकृति पर निर्भरता ही यहाँ पर है, बाकी और कुछ है नहीं, ठीक है, केवल डिपेंड है प्रकृति पर। उदाहरण के लिए जैसे कंदमूल फल हो गया, केला, मक्का, इन सभी की खेती जो स्थानीय जनजातियों के द्वारा की जाती है, वहां पर जो जनजाति समाज रहता है वो ऐसी कृषि को करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 7वां नंबर क्वेश्चन आपका जो दोस्तों, निश्चयवाद की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। निश्चयवाद क्या है बेटा, निश्चयवाद की अगर बात की जाए या निश्चयवाद को नियतिवाद या प्रकृतिवाद के नाम से भी जानते हैं। यह विचारधारा विचारधारा किसकी है, ये विचारधारा है रेटजल, फ्रेडरिक रेटजल, उनकी शिष्या थी कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल, अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। तो उन लोगों की विचारधारा रही है ये नियतिवाद या निश्चयवाद। ये मानता है कि प्रकृति जो है सर्वोपरि है, मनुष्य जो है प्रकृति का दास है, मनुष्य पर प्रकृति हावी है, प्रकृति मनुष्य के हिसाब से नहीं बदलेगी तो प्रकृति मनुष्य को नष्ट कर देगी, इलिमिनेट कर देगी, यानी प्रकृति के हिसाब से मनुष्य को चलना होगा। इसके विपरीत में एक विचारधारा आती है, फ्रांसीसी विद्वानों ने, खास करके लुसियन फेब्रे ने सबसे पहली बार संभववाद शब्द का प्रयोग किया। संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म शब्द, ठीक है, अभी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो संभववाद शब्द का प्रयोग किया जरूर लुसियन फेब्रे ने, लेकिन उसको जो लोकप्रियता मिली वो विडाल डी ला ब्लास की वजह से मिली। अब विडाल डी ला ब्लास साहब की वजह से लोकप्रियता मिली, और विडाल डी ला ब्लास कहते हैं कि प्रकृति का दास मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य का दास प्रकृति है। प्रकृति जो है एक संभावनाएं प्रदान करती है, मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का, अपनी टेक्नोलॉजी का बल पर क्या करता है, उसका उपयोग करता है। जैसे खेत हमको मिला है, खेत में गन्ना बोए चाहे गेहूं बोए, वो मेरा मैटर है, ठीक है। मनुष्य से प्रकृति गर्मी कर रही, खूब ज्यादा गर्मी कर रही है, हमने एसी बना दिया, ठंड का माहौल बढ़िया एकदम से वातावरण बना हुआ है, कमरे में आराम से एसी चलाकर आराम से सो रहा है आदमी। तो मनुष्य ने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर एसी बनाया हुआ है, ठीक है, जबकि प्रकृति ने गर्मी पैदा की थी। यानी प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेता है कौन, मनुष्य, ठीक है, मर नहीं जाएगा।
ऐसा संभववादी कहते हैं। जबकि नियतिवादी जो कहते कि भाई मनुष्य जो है इलिमिनेट हो जाएगा अगर वो नहीं उसका करता है। लिखेंगे नियतिवाद या निश्चयवाद वह विचारधारा है जो मानती है कि मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को प्रकृति या पर्यावरण निलंबित करता है। ठीक है, इसमें प्रकृति को सर्वशक्तिमान और मनुष्य को उसका दास माना गया है। ठीक है, इसके समर्थकों की बात की जाए तो फ्रेडरिक रटजल को माना जाता है जो कि मानव भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं। और इनका मानना था कि मनुष्य की जीवन शैली, उसका खान पान, कार्य करने की क्षमता पूरी तरह से जलवायु यानी क्लाइमेट पर और धरातल के द्वारा तय होती है कि कैसे व्यक्ति रहेगा। जैसे कि आप देखेंगे ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों का रंग जो होता है वो गोरहर होता है, साफ सुथरा होता है, शरीर उनका गठीला होता है, ये प्रकृति की ही देन है। जैसे आप देखते हैं जो विषुवत रेखा के आसपास के उससे नीचे आसपास लोग रहते हैं, विषुवत रेखा के वासी, वो गर्मी के महीने में रहते हैं तो वो क्या होते हैं एकदम से करिया करिया हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका शरीर एकदम से सुडौल हो जाता है, लंबा चौड़ा होता है, मुंह करिया करिया होता है, बाल घुंघराले होते हैं, जो आपके जो काले वाले प्रजाति के, जैसे आप क्रिस गेल वगैरह को देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ब्रावो को देखिए, क्रिकेट मैदान के बड़े अच्छे खिलाड़ी ये सब हैं। तो इन सभी का चेहरा कद काठी आप देखें तो प्रकृति के हिसाब से उनको मिला हुआ है, ऐसा नीतिवादी विचारधारा कहती है। अब आप देखेंगे जैसे चाइना के लोगों को प्रकृति के द्वारा पीले कलर के होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। भारत के लोग गेहुआ कलर के होते हैं, तो ये सब प्रकृति की देन है। ऐसे ही आप देखिए अमेरिका के लोग या फिर ब्रिटेन के लोग, फ्रांस के लोग थोड़ा सा गोरहर टाइप के होते हैं, गोरे होते हैं, अंग्रेज होते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के या मतलब की आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग भी गोरे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ये प्रकृति डिसाइड करती है कि आप गोरे होंगे, करिया होंगे, यानी शारीरिक बनावट ये सब आपका प्रकृति ही सेट करती है, ऐसा नीतिवादी विचारकों का मानना रहा है। हालांकि सब अपने स्थान पर सही है। बाद में संभववाद और नीतिवाद के बीच की विचारधारा आपस में टकराने लगती है, खूब ज्यादा युद्ध द्वंद्व चलता है। तो ऐसे में एक प्रकार से एक नई विचारधारा आती है। ग्रिफिथ टेलर नाम के एक विद्वान आते हैं, उन्होंने जो है नव निश्चयवाद की अवधारणा दी है, यानी कि रुको एंड जाओ थ्योरी, मतलब कि बताया कि भाई प्रकृति ना तो मनुष्य का दास है ना ही मनुष्य प्रकृति का दास है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। देखिए स्थानांतरित कृषि जिसे झूमिंग कृषि भी कहा जाता है, खेती का एक प्राचीन तरीका है। प्राचीन तरीके से खेती होती है जिसमें पहले जंगल के किसी हिस्से को काटा जाता है और जला करके साफ किया जाता है और वहां पर खेती की जाती है। ठीक है, जब उस जमीन की उर्वरक जो क्षमता होती है समाप्त हो जाती है तो फिर किसान क्या करता है, उस स्थान को छोड़ देता है, दूसरे स्थान पर जाता है, वहां पर ही प्रक्रिया करता है, नहीं काटता है जंगल को, लकड़ी को काटता है, झाड़ियों को जला देता है, खेती की योग्य भूमि बनाता है, वहां पर खेती करता है, 2-3 साल तक खेती करता है जब तक वहां की उर्वरक क्षमता मिट्टी की बनी रहती है। जैसे मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्षीण होती है तुरंत वह स्थान छोड़ करके फिर दूसरे स्थान पर जाता है, वैसी कृषि करता है। इसीलिए इस कृषि को काटो और जलाओ कृषि कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर स्थान बदलता रहता है। ठीक है, और इसको काटो जलाओ कृषि चूंकि काट करके जलाया जाता है इसलिए इसको कहा जाता है। अलग अलग एरिया में झूमिंग कृषि कहते हैं, इसको दुनिया के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर भारत में खास करके असम मेघालय की पहाड़ियों की में जो खेती होती है या इसी प्रकार की आदिम समाज की खेती जो होती है ऐसे प्रकार की होती है। ठीक है, तो स्थानांतरशील कृषि होती है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, नागाओं का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ ऑफ नागाज। नागाज एक जनजाति है, नागा जनजाति भारत की जनजाति है और मुख्य रूप से भारत के नागालैंड और नागालैंड के जो आसपास के इलाके हैं वहीं पर निवास करती है। इनका सामाजिक जीवन कबीलाई होता है और ये अपनी बहादुरी और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध होते हैं। कौन? नागा जनजाति के लोग। इनके समाज में युवा गृह यानी कि डोरमेटोरी की परंपरा होती है जहां युवाओं को सामाजिक शिक्षा दी जाती है। इनके त्योहारों में नृत्य और संगीत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है नागाओं में। ठीक है, विशेष बात है कि रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं ये लोग। ठीक है, नागा लोग हाथ से बुनी साल और आभूषण इनके सामाजिक स्तर के प्रतीक होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका चुका थारू जनजाति। थारू जनजाति आपको आसपास के इलाकों में देखने को मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के इलाकों में, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। इसका निवास क्षेत्र हैबिटेट ऑफ थारू ट्राइब, थारू जनजाति की बात की है तो ये कहाँ कहाँ रहती है बेटा। देखिए थारू जनजाति मुख्य रूप से भारत के तराई क्षेत्र में निवास करती है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है। वहां पर आपको थारू जनजाति खूब मिलेंगी। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, गोंडा जहां से मैं बिलोंग करता हूं, बहराइच और उत्तराखंड के नैनीताल जिला जो पड़ता है आपका, जहां पर नीम करोली बाबा का स्थान है, वो सब इलाकों में भी आपको थारू जनजाति के लोग देखने को मिल जाएंगे। यह क्षेत्र घने जंगलों और दलदली भूमि वाला होता है जहां की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। थारू लोग यहाँ
मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, कुछ थारू लोग जो है अपने मतलब मेरे इधर तो नहीं रहते गोंडा में बेसिकली, लेकिन कुछ इलाकों में आपको थारू जनजाति के लोग मिल जाते हैं। ठीक है, जो कि एक मतलब बना करके मतलब अपना रहते हैं अड्डा बना करके। अब देखें तो ये आपका हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आपने देख ली। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा चेहरा मेरा काला आ रहा है क्या? हालांकि वहां बोर्ड पर अच्छा आपको दिख रहा है, इसीलिए मैंने आपका अपना चेहरा थोड़ा सा काला कर लिया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चले देखते, कलिया देखते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेक्शन बी यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। लघु उत्तरीय बोलो चाहे दीर्घ उत्तरीय बोलो, बात एक ही है। प्रश्न मानव भूगोल के अर्थ और विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। मानव भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र यानी स्कोप एंड मीनिंग ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, आइए देखते हैं। मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी, इसका अर्थ लिखेंगे। मानव भूगोल भूगोल की वह आधारभूत शाखा है जिसमें पृथ्वी के मानवीय पक्ष का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूं। क्लियर? चले, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रटजल जो हैं, वो मानव भूगोल के जनक भी हैं। वो कहते हैं कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ठीक है, सरल शब्दों में इसी चीज को समझें तो मनुष्य और उसके चारों ओर के वातावरण के बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कि मनुष्य वातावरण को प्रभावित करता है और वातावरण मनुष्य को प्रभावित करता है, और यही क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है मनुष्य और उसके चौतरफा जो उसको घेरे हुए पर्यावरण है उसके बीच के यही चीजें जो होती हैं, वो एक प्रकार से उसी का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। ये होगा इसका अर्थ। स्कोप लिखेंगे यानी कि विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, इसी चीज को विषय क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि क्या क्या पढ़ाया जाता है मानव भूगोल में। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र की अगर बात की तो बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है, जिसे निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं से समझा जा सकता है। आइए समझते हैं। पहला है जनसंख्या और उसकी क्षमता। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वितरण, यानी जनसंख्या कहां कहां पर कैसी कैसी पाई जाती है, जनसंख्या कितनी घनी कहां पर है, यानी जनसंख्या कहां पर ज्यादा कहां पर कम है, ये सब का अध्ययन। प्रवास यानी कैसे लोग रहते हैं, कहां पर नगर है, कहां पर शहर है, कहां पर कस्बा, कहां पर गांव, कहां पर क्या क्या है, ये सब चीजों का अध्ययन। वहां के लोगों की कार्य कुशलता यानी काम कैसे करते हैं, आर्थिक जीवन कैसा है, इन सभी का भी अध्ययन मानव भूगोल कर लेता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला है आपका प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय उपयोग भी इसके अंतर्गत पढ़ लिया जाता है। ठीक है, मनुष्य अपनी तकनीकी से यानी टेक्नोलॉजी से प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल का उपयोग कैसे करता है, ठीक है, खनिज का, मिट्टी का, इन सभी का उपयोग कैसे करता है, यह इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसका, मानव भूगोल का। इसके अलावा सांस्कृतिक वातावरण, मानव के द्वारा निर्मित बस्तियां, जैसे मनुष्य ने जो बस्तियां बनाई है रहने के लिए, वो कैसे बनती हैं, सड़कें, खेत, उद्योग और उसकी सामाजिक परंपराएं भी मानव भूगोल के अंतर्गत ही आ जाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बड़ा व्यापक है। वातावरण का समायोजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका यही होता है। वातावरण के साथ मनुष्य का तालमेल बैठाना मानव भूगोल का एक अहम हिस्सा माना जाता है। मनुष्य ने अलग अलग जलवायु जैसे कि ठंडे ध्रुवीय प्रदेश या गर्म मरुस्थलों में रहना भी एक प्रकार से सीख लिया है। गर्म मरुस्थल में रहने वाले लोग जो है अपने हिसाब से ढाल चुके कैसे रहना है, जो ठंडे इलाकों में व्यक्ति रहते हैं वो भी अपने आप को ढाल चुके हैं। ध्रुवीय प्रदेश या गर्म मरुस्थल में खुद को कैसे ढाला है, इसका विस्तृत अध्ययन जो है मनुष्य का जो है किया जाता है, किस तरीके से उसने ठंडे प्रदेशों में अपने आप को सर्वाइव किया, ये सब चीजें मानव भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं। ये सब इसका जो है अध्ययन क्षेत्र है। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं दोस्तों कि मानव भूगोल का मुख्य ध्येय मानव को केंद्र में रख करके भौगोलिक तत्वों की व्याख्या करना होता है। यह बात आप ध्यान रखें, यानी कि मनुष्य को केंद्र में रख करके भौगोलिक तत्वों की खोज करना, उसकी व्याख्या करना ही मानव भूगोल का एक प्रकार से उद्देश्य होता है, विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन साहब देखेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय का या दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है आपका। मानव भूगोल में संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। पॉसिबिलिज्म की अवधारणा दी किसने है भैया? इस शब्द को दिया है लुसियन फेब्रे नाम के एक विद्वान ने, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाया है विडाल डी लाब्लास साहब ने। फ्रांसीसी विद्वान है दोनों लोग। संभववाद की संकल्पना, संभववाद हेडिंग डालेंगे, संभववाद की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म लिखेंगे। संभववाद क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि संभववाद वह विचारधारा है जो यह मानती है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है प्रकृति का दास नहीं है। जबकि प्रकृतिवादी विचारधारा क्या मानती थी कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का दास है। ठीक है, मनुष्य प्रकृति का दास है, वो प्रकृतिवादी विचारधारा मानती थी।
लेकिन संभववादी विचारधारा कहती है कि ना, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं बल्कि प्रकृति मनुष्य के अंतर्गत रहती है, यानी प्रकृति के चीजों का मनुष्य अपने हिसाब से उपयोग कर लेता है। ठीक है, जैसे कि कहा कि बल्कि अपनी बुद्धि और तकनीकी से प्रकृति में बदलाव करने की क्षमता मनुष्य के पास है। इस विचारधारा के जनक विडाल डी ला ब्लास माने जाते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति कभी भी एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं, यानी प्रकृति एक सलाह दे सकती है, बाकी वो सलाह मानना या ना मानना ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि सलाह मानती है कि नहीं मानती है। ठीक है, मुख्य विशेषताओं की अगर बात की जाए तो संभववाद की विशेषताएं हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पहली विशेषता मानवीय चयन की स्वतंत्रता। क्या लिखेंगे? मानवीय चयन की स्वतंत्रता, यानी कि संभववाद में क्या है, मनुष्य अपने हिसाब से चुन सकता है कि हमको क्या करना है। प्रकृति संभावनाएं देगी, मनुष्य चुन लेगा। संभववाद के अनुसार प्रकृति मनुष्य के सामने केवल कुछ संभावना यानी पॉसिबिलिटीज पेश करती है कि भैया ये चीजें हैं, आपको चूज करना चूज कर लीजिए। या मनुष्य पर डिपेंड करता है कि वह उनमें से किसका चुनाव करता है, ये मनुष्य खुद डिसाइड करता है। ठीक है, दूसरी विशेषता यह है संभववाद की, तकनीकी का महत्व। जैसे जैसे मनुष्य के पास तकनीकी बढ़ती है वह कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है, जैसे कि गर्मी के महीने में एक कमरा एसी का बढ़िया से वातावरण बना लेना, ये भी इसमें शामिल होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर? तीसरी बात है प्रकृति पर विजय। मनुष्य ने मरुस्थलों में सिंचाई करके खेती की है और नदियों पर बांध बना करके बिजली पैदा की है। यह सब संभववाद के उदाहरण के अंतर्गत शामिल हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रकृति पर विजय भी मनुष्य प्राप्त कर रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे। उदाहरण के रूप में समझे, आज मनुष्य ने एयर कंडीशनर यानी एसी बना करके भीषण गर्मी में खुद को ठंडा रखने का संभव रास्ता निकाल लिया है। यही संभववाद कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कब तक भैया? चले, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी? समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि बकरीद पे कट जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कब तक आप एसी में रह पाओगे। प्रकृति जिस दिन चाहेगी नष्ट कर देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। एसी फट जाती है गर्मियों के महीने में। कल्याण ज्वेलर्स एक फैजाबाद में कहीं पे, पता नहीं, मतलब कल्याण ज्वेलर्स बहुत फेमस कंपनी है, तो वहां पर कहीं पर न्यूज में निकला था कि कहीं पर किसी उसमें एसी फट गई थी। ठीक है, तो ये बहुत गर्मी जब भीषण होती तो एसी उसी माने जीरो। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। जो जनसंख्या वितरण को, कोई जनसंख्या कहां पर कितनी पाई जाती है, इसके पीछे के कारणों के बारे में बताएं। ठीक है, देखिए हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जनसंख्या वितरण पर प्रभाव। दुनिया में जनसंख्या हर जगह एक समान नहीं है, कहीं बहुत भीड़ है तो कहीं जमीन खाली है। इससे प्रभावित रहने करने वाले मुख्य भौगोलिक कारक निम्नलिखित होते हैं। कोई एक कारक किसी भी घटना के लिए जरूरी नहीं होता है, कई कारकों के द्वारा ही कोई घटना प्रभावित होती है। प्रमुख भौगोलिक कारकों की बात करें तो पहला कारक है दोस्तों जलवायु, क्लाइमेट। मनुष्य वही रहना पसंद करता है जहां जलवायु की जो है एक बढ़िया सुखद सुविधा मिलती हो, यानी जलवायु अच्छी हो। जलवायु ज्यादा ना गर्म हो ना ज्यादा ठंडी हो। ठीक है, अत्यधिक ठंडे ध्रुवीय या अत्यधिक गर्म यानी सहारा मरुस्थल क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। लेकिन आप देखते हैं जहां पर जनसंख्या अनुकूल है, जैसे भारत ये परिवेश में आप देखते हैं, वहां पर जनसंख्या खूब आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात है धरातल की बनावट, यानी मैदानी इलाकों में खेती बहुत होती है, सड़क निर्माण भी होता है, उद्योग लाना आसान होता है, इसलिए गंगा का मैदान जैसे इलाके घने बसे हुए हैं। यहाँ पर आबादी घनी होती है। धरातल जैसा होगा उसके हिसाब से जनसंख्या रहेगी। यहाँ पर मैदानी भाग होगा जनसंख्या खूब रहेगी, पठारी भाग होगा, पहाड़ी भाग होगा, जनसंख्या कम रहेगी, ध्रुवीय इलाका होगा, ठीक है, जनसंख्या कम रहेगी। ठीक है, अब पहाड़ों पर जीना कठिन होता है, इसलिए वहां पर जनसंख्या बहुत विरल बसी होती है। अगला, जल की उपलब्धता। जीवन के लिए जल अनिवार्य है, इसलिए प्राचीन काल से ही सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नदी के किनारे आप देखते हैं अधिक मात्रा में जनसंख्या आपको दिखेगी। जहां पर जल रहेगा वहीं पर मनुष्य रहेगा, जलम जीवनम। अगली बात है मिट्टी की उर्वरता, ये भी लोगों को वहां पर बसने के लिए खींचती है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि अच्छी होती है, जो बड़ी जनसंख्या का पेट भर लेती है, इसलिए जनसंख्या जहां पर खेती योग्य भूमि होती है वहीं पर ज्यादा बसती है। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जहां प्रकृति मनुष्य को रहने के लिए अनुकूल सुविधाएं देती है वही जनसंख्या का जमाव सबसे अधिक होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। पांचवा प्रश्न,
नगरीय अधिवासों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नगरीय अधिवास यानी नगर में लोग जो है कैसे रहते हैं, उनका अधिवास कैसा होता है, बसाव कैसा होता है। हेडिंग डालेंगे नगरीय अधिवास, अर्बन सेटलमेंट्स, जब किसी स्थान की अधिकांश जनसंख्या गैर कृषि क्षेत्र में से जुड़ी होती, गैर कृषि काम में लगी होती, जैसे कि कोई जनसंख्या व्यापार करती है, उद्योग करती, प्रशासन में लगी रहती है, तो ये सब चीजें जो होती है वहां जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होता है, तो उसे नगरीय अधिवास कहा जाता है। बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको? उसको नगरीय अधिवास कहा जाता है दोस्तों, ठीक क्लियर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अब और अच्छा दिख रहा होगा। चले, तो जैसे व्यापार उद्योग प्रशासन में लगी होती है और वहां जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है, तो उसे नगरीय अधिवास कहते हैं। जो कि गांव में क्या होता है, जनसंख्या विरल मात्रा में रहती है और गांव में क्या होता है, सारी चीजें आपको नहीं मिल पाती। जैसे कि अगर मैं बताऊं, गांव में केवल कृषि या पशुपालन वगैरह ही होता है, लेकिन शहरों में क्या होता है, उद्योगों पर ज्यादा लोग डिपेंड होते हैं, ठीक है। तमाम प्रकार के उद्योग रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। नगरीय अधिवास के प्रकार की अगर बात की तो कई प्रकार का। पहला होता है नगर, सिटी, या छोटा शहरी क्षेत्र होता है जहां मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे कि स्कूल हो गया, बढ़िया हॉस्पिटल हो गया, ये सब उपलब्ध होता है, वहां पर वो नगर कहा जाता है। स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, और भी चीजें, थोड़ा सा उद्योग वगैरह हो गया, फैक्ट्री वगैरह का। दूसरा होता है महानगर, मेटापोलिस को कहते हैं। महानगर की बात की दोस्तों, जिसकी जनसंख्या लगभग में 10 लाख से अधिक होती है, ऐसे नगर को महानगर कहा जाता है, ठीक है। महानगर जहां पर 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं उसी को महानगर कहेंगे। आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र होता है महानगर, ये बात है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह भी होती है जहां पर लोग काम भी करते हैं। तीसरा होता है आपका सन नगर, यानी कि इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, सन नगर। सन नगर की बात की, जब दो या दो से अधिक नगर बढ़ते बढ़ते आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें सन नगर कहा जाता है। जैसे कि दिल्ली और नोएडा। अब दिल्ली नोएडा जो होते हैं आपस में मिल गए, नोएडा उत्तर प्रदेश का इलाका है और दिल्ली जो है अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब दिल्ली और नोएडा आपस में मिल गए दोस्तों, जब दिल्ली और नोएडा आपस में मिल गए हैं तो ऐसे में क्या होगा, तब इस नगर को, दिल्ली और नोएडा दोनों को मिला करके बनेगा आपका सन नगर, ठीक है। तो ये भी एक नगर का बसाव है। चौथा होता है मेगापोलिस। मेगापोलिस मतलब की होता है, एक होता था महानगर, ठीक है। तो मेगापोलिस क्या है, मेगापोलिस महानगर होता है। ये मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस उससे भी बहुत महानगर कह सकते हैं। या नगरों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला होती है, जिसे विशाल नगर भी कहा जाता है। बहुत बड़ा नगर होता है, इसमें 10 लाख के बहुत, जैसे बंबई मुंबई हो गया, बहुत बड़े बड़े नगर है, ठीक है। बंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, और भी चेन्नई मतलब हो गया, ठीक है। ये सब चीजें। विशेष नगरीय अधिवास का वर्गीकरण अक्सर वहां की जनसंख्या के आकार और वहां के होने वाले कार्यों के आधार पर डिपेंड करता किया जाता है। ये बात भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने, सेक्शन सी की बात करते हैं। आप तक सेक्शन बी हो चुका है, अब सेक्शन सी यानी कि खंड 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। तो ये दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकते हैं, लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं। मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे हिसाब से बहुत ही बेटर अंदाज में आप चीजों को जान पा रहे होंगे। चलिए, प्रश्न छठा नंबर आप देखेंगे, द्वितीयक अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द सेकेंडरी इकोनॉमी। आपने 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझा, आपने शायद 4 या 5 जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझा, 4 प्रश्नों को समझा, सॉरी 5 प्रश्नों को, क्योंकि 2 3 4 और 5, 2 3 4 5 यानी कि 4 ही प्रश्नों को समझा। अब 6 7 8 और 9, ये 4 क्वेश्चंस आपको और दिखाएंगे हम, जो कि दीर्घ उत्तरीय के होंगे, ठीक है। तो आप चाहे ऐसा 4 क्वेश्चंस आपके, 4 और 4 8 क्वेश्चंस ये हो गए, और आपका एक क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस होता है, यानी 10 क्वेश्चंस ये और 9 क्वेश्चंस ये, 19 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस के आसपास आपने चीजों को समझा। मैं समझाता भी रहता हूँ। द्वितीयक अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए। द्वितीयक अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिएगा सबसे पहले। द्वितीयक अर्थव्यवस्था यानी सेकेंडरी इकोनॉमी, इसके अंतर्गत वे मानवीय क्रियाएं आती हैं जिनमें प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल यानी प्राथमिक उत्पादन। देखिए, प्राथमिक क्रियाओं, द्वितीयक क्रियाओं को समझने से पहले आपको जरूरी है कि प्राथमिक क्रियाओं को जाना जाए। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं दोस्तों जिसमें कृषि शामिल होता है, पशुपालन शामिल होता है, खनन शामिल होता है, या जंगल से लकड़ी काटना शामिल हो सकता है। क्योंकि जो चीजें हम प्रकृति से सीधे प्राप्त करते हैं वो चीजें होती प्राथमिक क्रियाएं। अब जो हमने प्राप्त, जैसे लकड़ी जंगल से काटी, उस लकड़ी का हमने फर्नीचर बना लिया, यानी कि सोफा बना लिया, टेबल बना ली, तखत बना लिया, बेड बना लिया, सोफा बना लिया, सिंगारदान बना लिया, तो उस लकड़ी का प्रयोग करके हमने बनाया, तो वो हो गया सेकेंडरी। द्वितीय क्रियाएं क्या होती, प्राकृतिक क्रियाओं से के बाद में हम मनुष्य की बुद्धि का प्रयोग करके जो चीजें बनाई जाती हैं उसको सेकेंडरी क्रियाएं कहते हैं, सेकेंडरी उत्पाद कहते हैं, ठीक है। द्वितीयक इकोनॉमी कहते हैं, द्वितीयक अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिनमें प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल यानी प्राथमिक उत्पादों का रूप बदल करके
उन्हें अधिक मूल्यवान और उपयोगी बनाया जाता है। जैसे कि लकड़ी काट करके लाओगे जंगल से, प्राथमिक क्रिया हो गई, उसको हमने बनाया सोफा बना करके बढ़िया। कच्ची लकड़ी बेचोगे वैसे लकड़ी काट करके तो महंगी नहीं बिकेगी, लेकिन सोफा बेचोगे महंगा बिकेगा आपको, ठीक है। तो द्वितीय क्रिया सोफा बनाना हो गया, और इसे व्यापार, इसको व्यापार करना, यानी कि अगर ये लकड़ी सोफा बना लिया द्वितीय क्रिया हो गई, लेकिन सोफा को बेचना तृतीय क्रिया हो जाएगी, और सोफा बनाने पर और रिसर्च करना बाद में चतुर्थ क्रिया हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसे सरल भाषा में विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग या औद्योगिक क्षेत्र भी द्वितीय क्षेत्रों को कहते हैं, जो कि यहाँ पर उद्योग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। मुख्य विशेषताओं की बात है द्वितीय क्षेत्रों की, द्वितीय अर्थव्यवस्था की, देखिए मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन, इसमें कच्चे माल को पारिष्कृत करके यानी उसको बढ़िया तरीके से सजा संवार करके किया जाता है, बनाया जाता है, जिससे उसकी कीमत जो होती बढ़ जाती है। जैसे गन्ने से चीनी बनाया जाता है, लोहे से मशीन बनाया जाता है, तो लोहा प्रकृति से मिल जाता है, तो जैसे लोहे से मशीन बनाना या लकड़ी से सोफा बनाना, सबसे अच्छा उदाहरण आपका लकड़ी सोफा बनाना है। तकनीकी और पूंजी, इस क्षेत्र में मशीनों, उन्नत तकनीकी और भारी पूंजी की आवश्यकता होती है द्वितीय अर्थव्यवस्था में, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरी बात है रोजगार, यह क्षेत्र बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल श्रमिकों को भी रोजगार प्रदान करता है, ऐसे व्यक्ति जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार देता है। द्वितीय अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात की तो पहला जैसे कुटीर उद्योग हो गया, जो घरों में छोटे स्तर पर किए जाते हैं, जैसे कि टोकरी बनाना हो गया, ठीक है, या फिर और कुछ बनाना हो गया, खटिया बुनना हो गया, ये सब चीजें इसमें शामिल हो सकती है। दूसरा है लघु उद्योग, जिनमें छोटी मशीनों का प्रयोग होता है। तीसरा होता है भारी उद्योग, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट उद्योग, ये सब आपका सेकंड मतलब की भारी उद्योगों में आता है। तो ये तीन चीजें आप देखते उद्योग होते हैं बेसिकली गांव वगैरह में। महत्व मतलब कि गांव गांव शहर सब में होते, द्वितीय क्षेत्र में की बात हो रही वहां पर। महत्व, किसी भी देश की आर्थिक विकास उसकी द्वितीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर ही डिपेंड करती है। या प्राथमिक क्षेत्र, खास प्राथमिक क्षेत्र में खेती पशुपालन शामिल होता है, और द्वितीय क्षेत्र तो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या है, व्यापार करना, सेवा क्षेत्र होता है, उसके बीच की कड़ी होती है। प्राथमिक क्षेत्रों से लोग चीजों को लेकर के, लकड़ी हमने लिया, अब लकड़ी लेकर के हमने सोफा बना, लकड़ी लिया, लकड़ी काटा जंगल से, प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक हो गया, ठीक है। हमने सोफा बनाया, द्वितीयक हो गया, और सोफा का हमने सोफा को बेच दिया, सेवा क्षेत्र करते सोफा को व्यापार कर दिया। सोफा पे आराम से हमने बैठा, आराम से एंजॉय किया, मैं बैठ गया सोफा पे, ठीक है, आराम से बैठ करके मैं बोल रहा हूँ, मजा आ रहा है आराम से। तो सेवा क्षेत्र ये हो गया कि सोफा हमने खरीद लिया, सोफा को बेच दिया, ये आपका सेवा क्षेत्र में शामिल हो गया। क्लियर, तो ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। ये होता है आपका यानी कि एक प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया के बीच में होती है द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया की वजह द्वितीय क्रिया होती है, जी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, प्रजातियों के उद्भव एवं वर्गीकरण के आधारों की व्याख्या कीजिए। बताइए प्रजाति का उद्भव कैसे हुआ और उसका वर्गीकरण का आधार क्या रहा है, उसके बारे में। प्रजातियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिए मानव प्रजाति की अगर बात की दोस्तों, तो उसका अर्थ समझे। प्रजाति माने रेस, अंग्रेजी में प्रजाति को रेस कहा जाता है, एक जैविक संकल्पना है, इसमें संस्कृति या फिर भाषा वगैरह कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि अब देखिए भारत के लोग भी कुछ पीले कलर के होते हैं, जैसे कि जब आप देखते हैं उत्तरी पूर्वी इलाका में तो आपको मिलेंगे, जैसे कि आप मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में देखेंगे तो थोड़ा सा चाइना टाइप के लोग दिखेंगे आपको, लेकिन वो भारतीय है, संस्कृति के हिसाब से कल्चर उनका भारतीय है, लेकिन उनका जो शारीरिक बनावट है नहीं, जो प्रजाति तरीके से जुड़े हुए हैं, तो चाइना से प्रजाति जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही भारत के लोग जो है, भारतीय लोग जो है वो आप देखते हैं, या फिर जैसे निग्रोटो प्रजाति, तमाम सारी चीज, कुछ काले लोग होते हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे कि क्रिस गेल हो गया, ब्रावो हो गए, ठीक है, या फिर तमाम प्रकार के, और हेटमायर हो गए, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के लोगों को आपने देखा होगा। तो ये सब लंबे लंबे होते हैं, करिया करिया, तो ऐसे गोरहर गोरहर होते हैं आपके, लंबे लंबे होते हैं बहुत, अमेरिका के लोग जैसे, या फिर इंग्लैंड के लोग जो होते हैं वो सब, ठीक है। तो सबकी प्रजाति अलग अलग है, शारीरिक बनावट, शरीर का कलर, ठीक है, बाल, उनका नकुना यानी नाक, ठीक है, आंख, कपाल, सूचकांक, सब उनका अलग अलग होता है। इस आधार पर जो है दुनिया में 3 प्रजाति के लोग अधिकतर आपको मिलेंगे, ठीक है, 3-4 प्रजाति, वैसे तो 6 प्रजाति कोई बताया, कोई 7 प्रजाति, कोई 8 प्रजाति, लेकिन मैं 3 प्रजाति को आपको बताऊंगा। या मनुष्यों के उस समूह को कहते हैं जिनके शारीरिक लक्षण यानी जैसे कद उनका, ठीक है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, रंग करिया गोरहर, सांवर कैसा है, बालों की बनावट, बाल घुंघराले हैं या पतले हैं, सिल्की हैं, कैसे हैं, समान होते हैं, एक समान, जो अनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाते हैं, वो प्रजाति कही जाती है। प्रजातियों के उद्भव की वजह से अगर बात किए तो प्रजातियों के उद्भव का कारण क्या रहा। पहली बात, जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रजातियों का उद्भव। ग्रिफिथ टेलर ने के अनुसार जलवायु में बदलाव की वजह से मानव समूहों को प्रवास करना पड़ा अलग अलग स्थान, जिससे उनके शारीरिक लक्षणों में बदलाव आया हुआ है। दूसरी बात, ग्रंथि रस का प्रभाव,
शरीर के भीतर अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले रसायनों का प्रभाव कद और रंग पर पड़ता है। तीसरी बात है प्राकृतिक चयन और अनुकूलन। अलग अलग वातावरण में रहने के कारण से शरीर ने खुद को ढाल लिया है और वैसी ही शरीर बन जाती जैसे उस स्थान पे रहने चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में लोग काले काले के लोग रहते हैं, लंबे लंबे एकदम से, ठीक है। तो उनके हिसाब से उनकी जलवायु वैसी ही है, ठीक है, जो जो एकदम से धूप पड़ती है हमेशा, ठीक है। बर्फबारी वाले इलाकों में लोग एकदम से उज्जर उज्जर हो जाते हैं, ठीक है। अपने यहाँ के लोग सबसे अच्छे हैं जो एकदम से बढ़िया तरीके से गेहुआ कलर के हैं। ये चीजें आप ध्यान रखें। सबसे अच्छे लोग कहाँ के हैं? इंडिया के लोग हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। इसलिए प्राकृतिक चयन अनुकूलन, अलग अलग वातावरण में शरीर रहने के लिए खुद उठान लेता है। तो ये चीजें ध्यान। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण और उनकी विशेषताएं देखें। दुनिया में मनुष्यों के शारीरिक लक्षणों, खास करके रंग, कद और बाल के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रजातियों में बांटा गया है। यहां मैं दुनिया की 3 सबसे प्रमुख प्रजातियों का विवरण दूंगा जो कि आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली प्रजाति दोस्तों काकेसाइड प्रजाति। काकेसाइड प्रजाति जो श्वेत प्रजाति एकदम से गोरहार गोरहार होते हैं, उज्जर उज्जर दूध की तरह, उनको बोलते हैं काकेसाइड प्रजाति। कहां पाई जाती है ये प्रजाति? मुख्य रूप से यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया जैसे भारत में कुछ हिस्से में आपको श्वेत प्रजाति के लोग मिलते हैं जो कि गोरहार गोरहार होते हैं, ठीक है। बेसिकली यूरोप महाद्वीप, यूरोप में खूब अच्छे, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में लोग करिया मिलेंगे, दक्षिण अमेरिका में लोग करिया मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। दक्षिणी भारत में लोग करिया मिलेंगे, लेकिन उत्तर में आपको गोरहार मिलेंगे। ज्यादा दक्षिण में चले जाएंगे तब भी गोरहार मिलेंगे आपको, यानी जैसे पृथ्वी है, आप समझे में, पृथ्वी है ये एरिया में, यानी कि यहां से यहां तक जो लोग मिलेंगे एकदम से करिया करिया होंगे, ठीक है, एकदम से करिया करिया होंगे, ठीक है। जो जितने यहाँ पर बीच में होगा उतना ही करिया होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ के लोग एकदम से पियर पियर मेघा जैसे रहेंगे, छोटे कद के होंगे, ठीक है, मंगोलाइड प्रजाति, ठीक है। उससे ऊपर जाएंगे गोरहार गोरहार आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पर ऐसा एकदम सफेद सफेद कलर के, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ पर आपको जो है ऊपर ऊपर जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ध्रुवीय इलाका, जहाँ पर ठंडी का इलाका पड़ेगा वहां पर लोग गोरहार मिलेंगे। यहाँ पर के भी लोग भी गोरहार आप देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहीं पर है, यहाँ पर भी लोग गोरहार रहते हैं। न्यूजीलैंड गोरहार वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। ऐसे और नीचे आएंगे आप देखेंगे, देखिए जैसे नीचे आएंगे दक्षिणी अफ्रीका के लोग भी आपको कुछ गोरहार मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे नीचे का इलाका जो आ जाएगा गोरहार मिलेंगे। सबसे ऊपर का इलाका अफ्रीका महाद्वीप का भी देखेंगे तो कुछ कुछ करिया मिलेंगे, कुछ गोरहार मिलेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे जैसे क्विंटन डिकाक गोरहार गोरहार है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका की टीम में आप देखते हैं रबाडा हो गए या और लोग हो गए, ठीक है, वो तो करिया करिया आपको दिखेंगे। यानी दक्षिण अफ्रीका में कुछ करिया मिलेंगे। जैसे दक्षिण अफ्रीका का कप्तान का क्या नाम था उसका, छोटा सा, इतना बड़ा छोटा सा कौन व्यक्ति था जिसको बुमराह ने मजाक उड़ाया था, फिर बाद में बुमराह ने कहा कि भाई चलो ठीक है मैंने गलती कर दिया था मजाक उड़ा करके, ठीक, कद और काठी पर कभी मजाक नहीं करना चाहिए। क्या नाम था? बबूमा, ठीक है, बबूमा। बबूमा जो है वो एक प्रकार से करिया करिया है, ठीक, काले एकदम से। आप देखो वही देश से आते हैं, कौन, क्या नाम है, मार्को यानसन हो गए, लंबे हैं एकदम से गोरे गोरे, ठीक है, क्विंटन डिकाक हो गए, ठीक है, या फिर डेविड मिलर हो गए। तो ये सब चीजें आप देखते हैं सब गोरहार गोरहार है, लेकिन वो भी है अफ्रीका से ही। लेकिन तो अफ्रीका में दो दो प्रजाति, मतलब कि आपको गोरहार मिलेंगे, करिया मिलेंगे। तो ऐसे देखें 3 प्रजाति। तो यहाँ पर जितने भी ध्रुवीय इलाके होंगे, यानी जहां पर ये ऊपर वाला इलाका, जहाँ ठंडा इलाका होगा गोरहार मिलेंगे, ज्यादा ठंडा इलाका गोरहार, जहां पर एकदम गर्मी वाला इलाका यहाँ पर बीच में एकदम से करिया करिया मिलेंगे। थोड़ा ऊपर आएंगे कम करिया, गेहुआ टाइप का, यहाँ पर गेहुआ लोग रहेंगे, यहाँ पर कुछ गेहुआ लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। इस तरीके से होता है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मध्य एशिया, भारत में कुछ हिस्से में आप देखते हैं। शारीरिक विशेषता इनकी क्या होती है? इनका रंग गोरा होता है, गुलाबी होता है, बाल जो होते हैं लहरदार होते हैं, नाक लंबी होती पतली होती है, इनका कद मध्यम से लंबा होता नहीं, मध्यम से ऊपर रहता है, मध्यम से नीचे नहीं रहता है। उदाहरण के रूप में यूरोपीय लोग, उत्तर भारतीय लोग इसी समूह के करीब माने जाते हैं, ठीक है। दूसरी प्रजाति है, तो पहली होगी काकेसाइड प्रजाति जो गोरहार गोरहार होती है। दूसरी है आपकी मंगोलाइड प्रजाति जो पीली प्रजाति होती है। चाइना के लोग जो हैं, जापान के लोग जो हैं, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के लोग जो हैं, ये सब पीली प्रजाति है। कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में, ठीक है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इन सभी में पाई जाती है। अमेरिका के मूल निवासियों में बेसिकली रेड इंडियंस जो पाए जाते हैं वो भी आपको मिलेंगे इसी प्रजाति के। शारीरिक विशेषता की बात किए तो इनका रंग हल्का पीला या बादामी होता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान अधखुली या तिरछी आंखें होती हैं, ठीक है। इनकी आंखें जो होती हैं अधखुली आंखें होती हैं, मतलब कि ऐसे
इनकी जैसे आंखें बहुत छोटी छोटी दिखेंगी, ठीक है, चाइना के लोगों की थोड़ी सी दिखेंगी, एकदम से बंद रहेंगी, थोड़ा सा पलक ऊपर का आपको दिखेगी पीली पीली। इनके बाल बिल्कुल सीधे और काले होते हैं। इनका चेहरा थोड़ा सा चौड़ा होता है, आप देखते किंग जोंग का चेहरा देखिए, इतना चौड़ा चौड़ा, इतना चौड़ा होता है, ठीक है। चाइना के लोगों का चेहरा चौड़ा चौड़ा होता है, ठीक है, और पीले पीले होते हैं, नाटे होते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं होते हैं। चीनी जापानी लोगों को आप देख लीजिए, चीनी लोगों को, जापानी लोगों को। भारत में भूटिया जनजाति जो है ये इसी समूह में आती है। अब अगली आती है निग्रोइड जाति, जो करिया करिया होते एकदम से, जो मैं बताया था, क्रिस गेल, डेन ब्रावो, ठीक है, पोलार्ड, ये सब काली प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ये मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप, खास करके सहारा मरुस्थल के दक्षिणी इलाकों में पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ द्वीपों पर पाई जाती है। शारीरिक विशेषता की बात करें, इनका रंग गहरा काला या भूरा होता है। इनके बाल जो होते हैं ऊन की तरह घुंघराले होते हैं, मोटे मोटे ऐंठे गोटे होते हैं। इनके होंठ मोटे होते हैं, करिया करिया, बाहर के लटके हुए होते हैं, ठीक है, और नाक चौड़ी होती है और चपटी होती है, ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे अफ्रीका के मूल निवासी और अंडमान निकोबार की कुछ जनजातियां जो होती हैं कुछ इसी टाइप की आपको दिखती हैं। अगला क्वेश्चन 60वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एस्किमो जनजाति जीवन पद्धति, आर्थिक व्यवस्था और निवास प्रारूप के बारे में बताएं। एस्किमो जनजाति के बारे में देखिए, एस्किमो जनजाति की बात की बेटा, एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का मतलब ये होता है क्या? कच्चा मांस खाने वाले को एस्किमो कहते हैं। ये लोग पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों, खास करके आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं, जहां जीवन जीना बहुत ही कठिन काम होता है। निवास प्रारूप की अगर बात की जाए, हाउसिंग यानी कहां पर रहते हैं, एक इग्लू नाम का घर बनाते हैं आप लोग, ठीक है नहीं, एस्किमो के लोग। सर्दियों में एस्किमो जो होते बर्फ के टुकड़ों से गुंबद बनाते हैं और उसका आकार एकदम घर जैसा, इस तरीके से गुंबद बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इनका गुंबद होता है और इस तरीके से इसमें एक छेद होता है, ठीक है, और यहीं पर वो रहते हैं, गुंबद उनका बढ़िया से बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर उनका घर होता है, इसे थोड़ा सा बना होता है, ये इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पर वो जाते हैं, इसमें घुस जाते हैं और अंदर पूरा एकदम से बर्फ का ऐसे पहाड़ी बर्फ की ऐसे बनी, मतलब कि बर्फ काट कर करके ऐसे बनाए रहते हैं, ठीक है। बर्फ ऊपर ऐसे बर्फ के जो है ऐसे एकदम से ईंट बनी होती है और इस तरीके से पूरा इनका घर रहता है, इग्लू, ठीक है। यहाँ पर लोग जो है अंदर जाते हैं और आराम से यहीं पर रहते हैं। अंदर से खाल वाल एकदम चमड़ा वड़ा करके बढ़िया बनाए रहते हैं। ऊपर से बर्फबारी हो तो बर्फ ऐसे सरक करके निकल जाए, लेकिन इन पर एकदम प्रभाव ना पड़े। इग्लू इसी घर को कहते हैं, ठीक है। तो एक गुम्बद टाइप का बनाते हैं तो ये इग्लू होता है, ध्यान रखिए जी, जिसे इग्लू कहते हैं। इसके अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती है, जिससे अंदर गर्म बना रहता है और बाहर ठंडी जो है आती तो सरक करके बह जाती है। बाहर की ठंडी अंदर नहीं आ पाती, अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, बर्फ का बना हुआ घर होता है। ट्यूपिक, गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो ये लोग सील या कैरिबू की खाल से तंबू बनाते हैं। सील मछली होती है और कैरिबू नाम का एक प्राणी होता है, इसकी जो खाल होती है मजबूत होती है, इसकी खाल से तंबू बनाते हैं और गर्मियों के महीने में तंबू से काम चलाते हैं जब बर्फ पिघलने लगती है। आर्थिक व्यवस्था की अगर बात की इन लोगों की, इकोनॉमी, इनका पूरा जीवन शिकार यानी हंटिंग पट्टी यानी शिकार ही करते हैं और कुछ नहीं करते। आखेट की विधियां, ये माऊ पाक यानी इंतजार करते हैं पहले, और इतुर पाक यानी कि विधियों से सील मछली का शिकार, पहले इंतजार करेंगे और उसके बाद में सील मछली का शिकार करेंगे। उपकरण की बात, किससे शिकार करते हैं? शिकार के लिए हार्पून नाम का एक हड्डियों का भाला होता है। हार्पून नाम का यंत्र होता है, हड्डी का बना होता है, हड्डियों का भाला कहते हैं इसको। इसका प्रयोग करते हैं सील मछली को मारने के लिए। बर्फ पर चलने के लिए बिना पहियों वाली गाड़ी होती है। बिना पहियों वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? स्लेज कहते हैं। यानी कि ये लोग यात्रा किससे करते हैं? चलते हैं जिससे बर्फ पर, स्लेज नाम की गाड़ी से चलते हैं। हड्डियों के भाले ने हार्पून का उपयोग करके मारते हैं, ठीक है। और किसका? सील मछली का शिकार अधिकतर करते हैं, ठीक है। बर्फ के मकान यानी कि इग्लू में रहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और स्लेज नाम की गाड़ी का उपयोग करते हैं, क्लियर। जिसको कौन खींचते हैं? कुत्ते खींचते इस गाड़ी को, ठीक। कुत्ते के पेट में बांध देते, कुत्ते इस गाड़ी को खींचते, जंगली कुत्ते जो आगे रहते हैं। जीवन पद्धति, लाइफ स्टाइल, ये सील की खाल यानी सील मछली की खाल और भालू के जो बाल होते हैं उनसे बने कपड़े पहनते हैं। इनके जूतों को मुकलुक्स भी कहा जाता है। किसके? एस्किमो जनजाति के जो जूते होते हैं उनको मुकलुक्स कहते हैं। आप अगर पुरानी जो है गेम्स ऑफ थ्रोन्स या विकिंग्स जैसे वेब सीरीज देखी होंगे, हॉलीवुड की आती है, उसमें आप देखते हैं पहने रहते हैं कुछ ऊपर जनजाति, मतलब वो उसी टाइप के रहते हैं, कबीले टाइप के। भालू की खाल वगैरह ऐसे चमड़े, डायरेक्ट चमड़े में पहन लेते हैं, ठीक है। ये सब चीजें रहती थी। समाज की अगर बात की जाए, एस्किमो का समाज छोटा और मिलनसार होता है। ये लोग प्रकृति को ही अपना देवता मानते हैं, प्रकृति की ही पूजा करते हैं। सरल उदाहरण के रूप में समझे तो जैसे हम ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहनते हैं, एस्किमो लोग डबल लेयर वाली
खाल के कपड़े पहन लेते हैं। और जो भालू के बाल वाले होते हैं तो बाल वाले से लगा रहता है ताकि शून्य से नीचे के तापमान में भी जीवित रह सके। अगला क्वेश्चन आपका चुका, भूटिया जनजाति का विस्तृत भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। भूटिया जनजाति, देखिए भूटिया जनजाति हिमालय की गोद में बसने वाली एक वीर और मेहनती जनजाति है। ये मुख्य रूप से सिक्किम और उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में सिक्किम नाम की जनजाति मतलब की ये भूटिया नाम की जनजाति पाई जाती है। सिक्किम के इलाकों में, उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में पाई जाती है। ठीक है। भौगोलिक निवास की अगर बात की जाए दोस्तों, ये लोग 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, जहाँ की जलवायु बहुत ठंड है, शुष्क होती है। इनका चेहरा मंगोला यानी कि पीला यानी चाइना से मिलता जुलता है। ठीक है। चौड़ा चेहरा होता है, छोटी आंखें होती हैं, आंखें अधखुली होती हैं। ऋतु प्रवास भी करते हैं लोग। सबसे महत्वपूर्ण बात है भूटिया जनजाति की कि भूटिया जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता यही कि ऋतु प्रवास, यानी ये लोग जो है ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि मौसम के हिसाब से रहते हैं। मौसम बदल गया तो भाग जाते हैं, मौसम फिर सही होगा फिर चले जाते हैं। सर्दियों में जब ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है तो ये अपने पशुओं के साथ नीचे की घाटियों, नीचे के इलाकों में चले जाते हैं। और जब एक प्रकार से गर्मी का महीना आता है दोस्तों, तो गर्मियों में क्या होता है, जब ऊपर की बर्फ पिघलती है और घास उगती है ऊपर, जिसे बुग्याल कहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, वापस ऊपर अपने पशुओं को लेकर ही चले जाते हैं। इस तरीके से मौसम के हिसाब से इनका प्रवास चलता है, इसलिए मौसमी प्रवास इनका रहता है भूटिया जनजाति के लोग। आर्थिक क्रियाओं की बात की जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। ये भेड़, बकरी, याक, हिमालयी सांड, जिसको याक कहते हैं, हिमालय की जो सांड, हिमालय पर्वत के सांड जो होते हैं उनको याक कहते हैं। हिमालयी सांड, भेड़, बकरी ये सब पालते हैं। याक से इनको दूध भी मिलता है, मांस और ऊन भी मिलता है। ठीक है। व्यापार की अगर बात की जाए तो ये लोग जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, ऊनी कपड़ों और हस्तशिल्प का व्यापार करते हैं। जड़ी बूटियों का उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि जंगल में जाते हैं, हिमालय पर बहुत सारी बूटियां, जड़ी बूटियां, तो उनका उपयोग करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, इनका मुख्य भोजन थुपका और मोमो जैसा होता है। ये लोग मक्खन वाली चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। ये बौद्ध धर्म को मानते हैं और इनके घरों में रंग बिरंगे धार्मिक झंडे भी लगे रहते हैं। ठीक है। भूटिया जनजाति के लोगों में उदाहरण के रूप में समझेंगे, भूटिया लोगों को आप पहाड़ों का खाना बदोश, यानी पहाड़ों पर जो भोजन पाने के लिए भटकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, जो मौसम के साथ अपना घर और ठिकाना भी बदल देते हैं ताकि उनके पशुओं को हरा चारा मिल सके। ठीक है। इस तरीके से लोग करते रहते हैं। आपने पूरा विस्तार से समझ लिया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। आपका ये पूरा हो गया। अब ऑब्जेक्टिव भी परीक्षा जाए पूछा जाए परीक्षा में, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे लिखित, दोनों टाइप का, तो आपका मैंने लिखित बता दिया है। ऑब्जेक्टिव लेक्चर भी आपका मिल चुका, आपने देखा होगा। आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139। आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर एसएमएस करेंगे 9984 039 139 पर। क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपीज फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी। जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड इसके अंदर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर, इसके अंदर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, कोई दूसरा भी जमा कर सकता है। गर्ल्स बॉयज ग्रुप अलग अलग है, कोई इशू नहीं है। आराम से पूरी प्राइवेसी का ध्यान आपके लिए रखा जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ नोट्स ऑब्जेक्ट यानी कि एमसीक्यू टाइप का भी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा आपको, और लिखित टाइप का भी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन जियोग्राफी हो चाहे जो भी जियोग्राफी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। जनसंख्या वाला जियोग्राफी भी इसी में आ जाता है, मानव भूगोल के अंतर्गत। सब कुछ आपके लिए एमसीक्यूज और देखिए दो टाइप का मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपकी सभी विश्वविद्यालय के डीडीओ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बल्लामपुर विश्वविद्यालय। ठीक है। मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इसके अलावा तमाम प्रकार के लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के आपका प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बात ध्यान रखेंगे। जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उनके लिए ऑब्जेक्टिव व्यवस्था पूरी की पूरी, ऑब्जेक्टिव कम से कम आपके 5 प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव के मिल जाएंगे, 5 ही प्रैक्टिस सेट लिखित के। ये हो जाएगा आपका एक सब्जेक्ट का। ऐसे ही आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री सभी का मिलेगा। साथ ही साथ में को करिकुलर का आपको मिल जाएगा बेटा 10 प्रैक्टिस सेट आपका। ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, तुरंत एसएमएस करें, देर न करें। मात्र 100 रुपए फीस। आप सीरीज खरीदते, किताब खरीदते, आपका बड़ा महंगा पड़ जाता है। आप उस पैसे से बच करके आप आराम से हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है। मात्र 150 रुपए फीस में अगर जो बच्चा 150 रुपए फीस जमा करेगा उसका एडमिशन आपका 3rd सेमेस्टर तक हो जाएगा, यानी कि 2nd एंड 3rd 2 सेमेस्टर का एक साथ जो बच्चा फीस जमा करेगा उसका फीस मात्र और मात्र 150 रुपए लगेगा।
एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, ठीक है। 2 सेमेस्टर की फीस 200 रुपए होनी चाहिए आपकी, लेकिन 50 रुपए कम हो जाता है जब आप एक साथ फीस जमा करते हैं। सेकंड एंड थर्ड का एक साथ अगर फीस आप जमा करेंगे तो मात्र 150 रुपए में ही आपका हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इनको ऑफर, ये ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का लाभ उठाना तो आप एसएमएस करके गुरुजी बताएं, गुरुजी हमको ऑफर में जोड़िए, ऑफर में के तहत आपको हो जाएगा। सेकंड सेमेस्टर क्लास होगी, उसमें आपको जोड़ा जाएगा। वीडियो लेक्चर मतलब पीडीएफ नोट्स बेसिकली मिलेगा, उसको अगर आप देख लेते तो आपका विथ आंसर शीट, ऑब्जेक्टिव जो प्रैक्टिस मिलेगा विथ आंसर शीट, लिखित वाला भी आंसर शीट मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे हमसे पढ़ सकते, जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।